Hi students, welcome back. Today we are going to study a metaphysical poem by John Donne, and the name of the poem is Go and Catch a Falling Star. यह जो पोएम है यहाँ पर जॉन डन ने स्त्रियों से घृणा की है। वो कहते हैं कि वो मान नहीं सकते कि कोई भी स्त्री इस दुनिया में है जो वफादार हो सकती है, वो बेवफा होती है। इसीलिए उनके बारे में इस पोएम को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि वो एक मिसोजेनिस्ट थे, यानी स्त्रियों से घृणा करने वाले। शायद उन्हें कहीं कोई बड़ा धोखा मिला हो जिसके कारण वो ऐसा लिखते हैं। और पोइट्री इज वन ऑफ द सोर्सेज थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस द फीलिंग्स व्हाट ही और शी हैज़। किसी के अंदर क्या फीलिंग्स चल रही हैं, वो कैसा महसूस करता है या करती है, वो पोएम एक तरीका है एक्सप्रेस करने का। तो गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार में जॉन डन ने इसे दिखाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस जॉन डन एज अ पोएट, देन वी विल डिस्कस लाइन बाय लाइन द थीम and the meaning of the whole poem. Okay, so stay tuned. First of all about John Donne. जॉन डन के बारे में जानते हैं कि उनका जो जन्म है, he was born in 1572 and died in 1631. He was an English poet, scholar and cleric in the church. ठीक है, वो ब्रिटिश पोएट थे, बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे और चर्च में क्लरिक का काम भी करते थे। और he is also regarded as the leading figure. It means he was one of the finest leaders also of metaphysical school of poetry. That is why he is called metaphysical poets. उन्हें metaphysical poet भी कहते हैं, यानी वैसी कविताएं जो धार्मिक हो, फार फेज्ड इमेजरी को दिखाती हों, ऐसी कविताओं के वो कवि थे। और एक ग्रुप था उनका जिनको हम मेटाफिजिकल ग्रुप ऑफ पोएट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो कम्प्लेक्स इमेजरी का यूज़ करते थे, जो भी चीज़ें उसमें यूज़ की जाती थी बड़ी कम्प्लेक्स होती थी, इंटेलेक्चुअल थीम्स उसमें होते थे और इन्वेंटिव बना बनाया हुआ, इन्वेंट किया हुआ, आविष्कार किया हुआ मेटाफर दिखाया करते थे, जिसको हम लोग कंसीट भी कहते हैं। तो कंसीट क्या होता है? एक ऐसा लिटरेरी टर्म है जिसमें फार फेज्ड इमेजरी को लाया जाता है। वो ऐसी इमेजरी होती है जो बहुत बिलीवेबल नहीं होती है, आप विश्वास नहीं कर पाओगे, ऐसी चीज़ों से तुलना की जाती है, ऐसा वो लिटरेरी टर्म होता है। डन की जो पोइट्री है वो जो थीम्स को डील करती हैं वो है लव, रिलीजन एंड ह्यूमन। ठीक है, और ह्यूमन के साथ ह्यूमन एक्सपीरियंस मानिए, एंड ब्लेंडिंग इमोशनल डेप्थ, उसमें बहुत भावनात्मक गहराई भी दिखाई पड़ती है और इंटेलेक्चुअल चीज़ें भी दिखाई पड़ती हैं। उन्होंने लिखना जब शुरू किया था तो दो एज को उन्होंने एक लीड किया है, एलिजाबेथन एज एंड जैकबियन एरा। और ये जो टाइम है वो है पॉलिटिकल, रिलीजियस और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंग्लैंड का। ठीक है, तो इस दौरान ही मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री की शुरुआत भी हुई थी। अब हम लोग आते हैं पोएम के बारे में जानते हैं। जो ये पोएम है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, ये डन की विट्टी यानी बुद्धि से भरा हुआ, सिनिकल, और सिनिकल का मतलब होता है थोड़ा आलोचनात्मक और घृणा जैसा महसूस करने वाला, जो शक की दृष्टि से किस चीज़ को देखता है। कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल वुमन, वो सोचते हैं कि इस दुनिया में कोई आदर्श महिला हो ही नहीं सकती। और वो कहते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड समवन परफेक्ट, किसी को परफेक्ट पाना इम्पॉसिबल है, कुछ ना कुछ गलतियां उसमें ज़रूर होंगी। ये जो पोएम है वो मेटाफिजिकल नेचर को दिखाता है और इसमें इम्पॉसिबल टास्क्स को भी दिया गया है जॉन डन के द्वारा, जो कम्युनिकेट करता है डीपर ट्रूथ को, सच्चाई को, गहरी सच्चाई को अबाउट ह्यूमन नेचर, कि मनुष्य का जो नेचर है वो कैसा होता है। तो ये पोएम का एक इंट्रोडक्शन है। आइए हम लोग अब इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं। स्टैंजा 1 है, वो कहता है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जाओ और किसी गिरते हुए स्टार को पकड़ो, पकड़ने की कोशिश करो। गेट विथ चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट, मैंड्रिक रूट
आदमी के शेप का होता है, ये जो जड़ होता है वो आदमी के शेप का होता है। तो पोएट कहते हैं कि जाओ और उससे एक बच्चे को पैदा करके दिखाओ। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, और बताने की कोशिश करो कि जो समय बीता वो कहाँ गया। और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फूट, जो शैतान है उसके पैर को किसने दो भागों में काटा, उसके खूर को। जैसे पैर जो होता है शैतान का, जैसे हम लोगों की 5 उंगलियां होती हैं, ठीक है, हर एक पैर में, वैसे शैतान के पैर को 2 भागों में किसने काटा, ठीक है। टीच मी टू हियर मरमेड्स सिंगिंग, और मुझे सिखाओ कि कैसे जलपरियों के गानों को हम सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। और टू कीप ऑफ एनवीज स्टिंगिंग, और जो कोई ईर्ष्या होती है वो कैसे हमें डंक मारती रहती है, उससे कैसे बचा जा सकता है, ये मुझे बताओ। एंड फाइंड व्हाट वाइंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, और वो कौन सी चीज है जो एक ईमानदार आदमी के दिमाग को आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। यानी कोई ऐसी चीज पॉसिबल नहीं है। यहां 7 ऐसे लिस्ट दिए गए हैं जॉर्डन के द्वारा जो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये शुरुआत है। इस स्टैंजा में पोएट क्या क्या करता है, अब इसे आप नोट भी कर सकते हैं कि यहां पोएट लिस्ट करता है इम्पॉसिबल और फैंटास्टिकल टास्क को। वो कहता है कि वन माइट एज वेल ट्राई टू कैच अ फॉलिंग स्टार, कोई कोशिश कर सकता है तारों को पकड़ने का, कर सकता है क्या। मेक अ प्लांट, एक ऐसा प्लांट है जिसको उससे बच्चे का जन्म कराया जा सके, जैसे मैंड्रिक रूट के बारे में मैंने बताया। और फाइंड आउट व्हाट हैपेंड टू द पास्ट, और क्या हुआ था और कहाँ चला गया बीता हुआ कल, वो कहाँ चला गया, उसे ढूंढना क्या आसान है। और वो कहते हैं कि एक ऑनेस्ट आदमी को ढूंढो, परफेक्ट पर्सन को ढूंढो। तो ये जो टास्क हैं वो एब्सर्ड है, बेतुकी बातें हैं, ये पॉसिबल है नहीं। फाइंडिंग अ वुमेन, और किसी औरत को ऐसा ढूंढना जो सुंदर भी हो और वफादार भी हो, फेथफुल भी हो। तो द आइडिया ऑफ एडवांसिंग एन ऑनेस्ट माइंड इज सच इन सच अ वर्ल्ड ऑल्सो सिम्स इम्पॉसिबल। एक ऑनेस्ट दिमाग को आगे बढ़ने देना इस संसार में इम्पॉसिबल है, क्योंकि लोग उसकी टांग खींचते रहते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंजा का एक थीम मैंने समझाया। आगे स्टैंजा कहता है, इफ दाउ बेस्ट born to strange sights, things invisible to see, ride 10,000 days and nights till age snow white hairs on thee, thou when thou returnest wilt tell me all strange wonders what befell thee, and swear nowhere lives a woman true and fair। यहाँ कहते हैं कि अगर तुम पैदा हुए हो और दुनिया में सबसे स्ट्रेंज चीज़ों को देखने के लिए पैदा हुए हो, तो वो सारी चीज़ें आप देखो। चीज़ें जो इनविजिबल है उसे देखने की कोशिश करो। अगर ऐसा करोगे तब भी पॉसिबल नहीं है। 10,000 दिन तक और रातों तक लगभग तुम चलते जाओ, और तब तक चलो जब तक कि तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाए, ठीक है, स्नो की तरह सफ़ेद हो जाएं। और जब तुम लौट के आओगे और तब तुम मुझे बताना, और ये सारी घटनाएं जो स्ट्रेंज घटनाएं तुम्हारे साथ होंगी, और तुम कसम खा के बताना मुझे कोई औरत ऐसे मिली जो सच्ची हो और वफादार हो, तो तुम नहीं पाओगे ऐसा, ठीक है। तो दूसरे स्टैंजा में भी यहाँ पोएट जो है बहुत ही स्केप्टिक हैं, बहुत ही शक है उनको कि पूरी दुनिया घूम के आ जाओगे, पूरी जिंदगी बिता दोगे, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, लेकिन एक वफादार औरत नहीं मिलेगी तुम्हें, ठीक है। स्टैंजा 3 है, येट डू नॉट आई वुड नॉट गो, अगर कोई मिल भी जाए तो मैं नहीं जाऊंगा, चाहे वो मेरे नेक्स्ट डोर ही क्यों नहीं हो। वो औरत जो है मेरे घर के सामने ही क्यों ना हो, और जब तक मैं उससे मिलूं, माइट मीट दो शी वेयर ट्रू, वो तब तक हो सकता है वो सच्ची नहीं रहेगी। व्हेन यू मीट हर, जब तुम उससे मिले हो सकता है तब तक वो सच्ची रहे। एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, और इससे पहले कि तुम किसी को बताओ, येट शी विल बी फॉल्स एर आई कम 2 और 3, इससे पहले कि तुम किसी को बताओ तब तक वो झूठी बन चुकी होगी और 2-3 लोगों के साथ उसका चक्कर चल गया होगा, 2-3 लोगों को वो धोखा दे भी चुकी होगी। तो ये स्टैंजा 3 है। सो
Totally, there are 3 stanzas in this poem. So this way, in this final stanza, poet कहना चाहते हैं कि even if someone found a woman, अगर कोई औरत ऐसे मिल भी जाए जो तुम्हें faithful लगती है, by the time they come to tell him, जब तुम आकर ये किसी को बताओगे about her, उसके बारे में, she would have already betrayed, तब तक वो 2-3 लोगों को धोखा दे चुकी होगी. ठीक है. This reinforces his cynical view. यहाँ कैसे reinforce करता है कि वो कितने cynical view रखते हैं और कैसे वो मानते हैं कि वफादार औरतें मिल ही नहीं सकती और इसे इम्पॉसिबल है मेंटेन करना या पाना, या किसी स्त्री को हमेशा वफादार रहना कितना मुश्किल है. ऐसा नहीं है दोस्तों. ये चूंकि वो एक दुखी आत्मा है, यहाँ पर कहने का मतलब है कि उन्हें किसी से धोखा मिला है, नहीं तो सारे औरतें अगर ऐसी हो जाएंगी तो दुनिया चलेगी ही नहीं. ठीक है. तो ये बात है भले ही, लेकिन ये पोएम का मेन समरी यही है. और अब हम लोग देखते हैं कि इसमें थीम क्या क्या है. तो सबसे पहला थीम जो है यहाँ समझने का वो है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफेक्शन, कि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता. ये थीम डील करती है कविता. यहाँ पोएट यूज करते हैं इम्पॉसिबल टास्क टू एम्फेसाइज हाउ अनरियलिस्टिक इट इज एक्सपेक्ट परफेक्शन पर्टिकुलरली इन लव, कि प्रेम में परफेक्ट होना कितना अनरियलिस्टिक है और ये वो मानते हैं कि ये संभव नहीं है. सिनिसिज्म एंड डिसइल्यूजनमेंट, वो कैसे घृणा करते हैं और कैसे डिसइल्यूजन है, भ्रम में है और वो मानने को तैयार नहीं है. यहाँ पर डन का टोन जो है यही दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है, और वो एक शक के घेरे में रह रहे हैं और वो ह्यूमन रिलेशनशिप को भी शक से देखते हैं और पर्टिकुलरली औरत के फेथफुलनेस के बारे में. ठीक है. तो ये दूसरा थीम है और इसमें मेटाफिजिकल एलिमेंट है. द यूजेस ऑफ मेटाफर्स, कैसे मेटाफर का यूज किया गया, जैसे कैचिंग अ फॉलिंग स्टार, या एक मेटाफर है, गिरते हुए तारों को पकड़ना. ठीक है. हियरिंग मरमेड सिंगिंग, किसी जलपरी को गाते हुए सुनना, एक ऐसी तुलना है जो कंसीट की तरह यूज किया गया है. तो ये मेटाफिजिकल नेचर को यहाँ दिखाता है डन की पोइट्री में. सो दिस वे आई होप कि अब आप इस पोएम को समझ गए होंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो. कीप वॉचिंग. See you in the next video very soon. Till then, bye bye.